डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पहले दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लिए थे। अब एक्सरसाइज में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। इसमें 4 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं। तो हमें करना क्या है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं जो कि 6 पार्ट्स है। इसमें पहला पार्ट है A12। ये स्मॉल ए जो है ये याद रखें कि ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को डिनोट करता है। इस 12 का क्या मतलब होगा। इसी तरह पार्ट 2 में A23 है, पार्ट 3 में A32 और पार्ट 4 में A43, पार्ट 5 में A13 मालूम करना है। तो ये बहुत सिंपल सा काम है। आप लोगों ने बस जस्ट ये बात याद रखनी है कि जब भी पहला नंबर जो ए के साथ जो पहला आया है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और उसके बाद जो दूसरा होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यही बात मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी भी है कि रिमेंबर द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट रो एंड द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट कॉलम। दैट इज पार्ट 1 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में हमें A12 मालूम करना था और इसका मतलब क्या होगा, जो पहला नंबर 1 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर जो आया है वो 2 है तो वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वो हमें एलिमेंट मालूम करना है जो कि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये एक ही एलिमेंट होगा। अभी ये हम मालूम कैसे करेंगे उसकी तरफ जाते हैं। A12 मीन्स एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो मैंने आप लोग के लिए वही मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था दोबारा से लिखा है और जो पहला रो है उसको मैंने इनसर्कल कर लिया। पहला पूरा रो जो होता है उसको आप इनसर्कल इस तरह पेंसिल से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और पहले रो के बाद हमें सेकंड कॉलम भी चाहिए था तो मैंने उसको भी इनसर्कल कर दिया। अब जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने इनसर्कल कर लिया तो आप देख सकते हो कि इनमें दोनों में 2 एलिमेंट आया है जो कि दोनों सर्कल में है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो एलिमेंट 2 है वो हमारा आंसर है, वो A12 एलिमेंट है। A12 का मतलब कि ये 2 एलिमेंट जो है ये पहले रो में भी है सेकंड कॉलम में भी है, इसी वजह से ये हमारा आंसर है। फिर पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें A23 मालूम करना है। A23 का मतलब वो एलिमेंट जो कि सेकेंड रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो इसके लिए मैंने फिर से मैट्रिक्स बना लिया आप लोगों के लिए। आप लोग आसानी से, वैसे तो इसके बगैर भी हो सकता है लेकिन इससे आपको समझ अच्छी तरह आएगी। अब पेंसिल ले हाथ में और ये मैट्रिक्स बना ले। तो जिस तरह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हमें चाहिए तो मैंने सेकेंड रो को इस तरह इंसर्कल किया पेंसिल से और थर्ड कॉलम को इंसर्कल किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस बार जो एलिमेंट दोनों सर्कल में इनक्लोज्ड आ रहा है वो है 0। इसका मतलब कि जो एलिमेंट हमें चाहिए था आंसर में वो 0 है और 0 को आप देख भी सकते हो, ये 0 सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में। इस अब सिमिलरली हमें बाकी पार्ट्स में भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी पार्ट में हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें A32 एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब कि जो थर्ड रो में हो और सेकेंड कॉलम में। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है आप पेंसिल के जरिए कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, वो 1 आएगा। इसी तरह A43 जो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम में हो तो वो 6 एलिमेंट है जो लास्ट नंबर है, आप लोग पेंसिल से कर सकते हैं। A13 का मतलब फिफ्थ पार्ट में कि फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में -4 है। तो ये मैंने यहाँ पर आंसर लिखे भी है, आप पेंसिल के तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स, और ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, जब उनमें बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो, एक जैसे एलिमेंट आ जाए। तो ए और बी तो हमें पहले से सिम्प्लीफाइड फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन आप मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी की तरफ देखें तो ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। आपको सी में से पहले कुछ एडिशन करनी है, तो इसीलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने सी मैट्रिक्स उठा लिया जो कि है 1 + 1, फिर 3 + 2, फिर 4 है और फिर 2 + 1। तो 1 + 1 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 + 2 से 5 आ जाएगा, 4 अपनी जगह और 2 + 1 से 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जब मैंने सी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ रहा है 2 5 4 3, और ये 2 5 4 3 एग्जैक्टली मैट्रिक्स बी था। इसका मतलब कि सी मैट्रिक्स किसके बराबर आया, बी के बराबर आया। अब डी को चेक करते हैं। डी को जब मैंने उठा लिया, 2 एलिमेंट अपनी जगह, 4 + 1 को मैंने 5 लिखा, 1 अपनी जगह और 3 भी अपनी जगह। तो इससे डी मैट्रिक्स सिम्प्लीफाइड होकर आया है 2 5 1 3, और ये 2 5 1 3 असल में कौन सा मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स था, इसीलिए मैंने डी को बराबर लिखा ए के। इसका मतलब कि हमारे पास ए और डी मैट्रिक्स बराबर है और बी एंड सी मैट्रिक्स वो इक्वल है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है 2 - 3 यू और 0 है, लास्ट एलिमेंट 0 है, एंड बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है v -3 5 एंड w। तो कह रहे कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। मतलब ये u v और w जो आए हैं, u a मैट्रिक्स में आया है, v और w b मैट्रिक्स में, तो ये क्या होंगे जिसके लिए a और b मैट्रिक्स बराबर आ जाए। सिंपल सा मतलब ये ले सकते हैं कि हमारे पास u v और w की किन वैल्यूज़ के लिए a और b बराबर आएंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहला काम मैंने क्या किया,
मैंने कहा कि अगर ए और बी इक्वल हो, दैट इज ए इज इक्वल टू बी, तो फिर ए मैट्रिक्स 2 - 3 U0 होता इक्वल के बाद बी मैट्रिक्स लिखा वो V - 3 और 5 W होता। तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे, जब भी मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। तो देखिए आप, ये बराबर इसलिए भी है, पहले मैट्रिक्स में कितने नंबर है, 4 एलिमेंट्स है, दूसरे मैट्रिक्स में कितने नंबर है, वो भी 4 है। तो कंपेयर करना क्या होता है, आपने मैट्रिक्स ए की जो पहली एंट्री है वो मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री के बराबर आएगी। तो मैट्रिक्स ए की पहली एंट्री क्या है, वो 2 है, और मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री v, तो इसका मतलब कि 2 बराबर आ जाएगा v के, वो मैंने नीचे लिखा भी है। मैट्रिक्स ए की दूसरी एंट्री -3, बी की दूसरी एंट्री -3, तो -3 इक्वल टू -3 आ जाएगा, वो भी सिंपल सी बात है, वो क्लियर है कि वो बराबर होते हैं। तीसरी बात, तीसरा एलिमेंट मैट्रिक्स ए का u है और मैट्रिक्स बी का 5 है, इसका मतलब u इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो हमें u की वैल्यू भी मिल गई। और लास्ट वन 0 बराबर आ जाएगा w के, इसका मतलब कि हमें w की भी वैल्यू मिल गई। तो हमें यही u, v और w की वैल्यू चाहिए थी। u 5 के बराबर आया, v 2 के बराबर और w 0 के बराबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपको दिया गया है, दो मैट्रिसेस बराबर दिए गए, आपको दरमियान में इक्वल का साइन नजर आ रहा है और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। जिस तरह हमने क्वेश्चन 5 किया एग्जैक्टली उसी तरह ये क्वेश्चन है, पहले से बराबर दिए गए हैं, हमने वही काम करना है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयर करने के बाद जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे उससे सारी वैल्यूज मालूम हो जाएगी। तो सोल्यूशन में मैंने जो गिवन था, जो दो मैट्रिसेस इक्वल थे, वो फिर से ले लिए और लिख लिया कि कंपेयर करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब यही है कि पहली एंट्री पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर, एंड अप टू सो ऑन। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में जो पहला मैट्रिक्स है उसमें 9 एलिमेंट्स है और मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट, उसमें भी 9, तो हर एक दूसरे के बराबर आ जाएगा जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है। तो पहले मैट्रिक्स में पहली एंट्री क्या है, x + 3, दूसरे मैट्रिक्स में पहली एंट्री 0, इसका मतलब कि x + 3 0 के बराबर आ गया, और जब x + 3 0 के बराबर आ गया तो +3 दूसरी साइड पर चला जाएगा तो 0 - 3 बन जाएगा, जिसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आई, -3। फिर मैंने एक लाइन ड्रा करके दूसरी एंट्री को दूसरे के बराबर लेना है। तो पहले मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री है z + 4, दूसरे मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री 6 हो जाएगी, इसका मतलब कि दूसरा इक्वेशन आ गया z + 4 = 6। अब ये +4 दूसरी साइड पर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, और जब 6 से 4 माइनस कर ले तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब कि हमें z की वैल्यू भी मिल गई जो कि 2 है। तीसरी एंट्री पहले मैट्रिक्स में 2y - 7 है, दूसरे मैट्रिक्स में 3y - 2 है, तो ये भी बराबर ले लेंगे। तो हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3y को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये -3y हो जाएगा, और -7 दूसरी तरफ चला गया तो वो +7 हो जाएगा। तो 2y - 3y से -y आता है, -2 + 7 से 5 आता है, इसका मतलब कि -y 5 के बराबर आया। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, -y की नहीं, तो ऐसा कर लेंगे कि लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, तो y +y हो जाएगा और 5 का साइन चेंज हो जाएगा -5। जब भी हम -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस चेंज होते हैं। तो हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई, x की भी, y की भी और z की भी। अब सेकेंड रो की तरफ आते हैं। सेकेंड रो में पहला एलिमेंट -6 है, दूसरे मैट्रिक्स में भी -6 है, तो हमारे पास -6 = -6 आ जाएगा, जो कि बस पहले से ही बराबर है, इससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। फिर सेकेंड रो में दूसरी एंट्री a - 1 है, और दूसरे मैट्रिक्स में सेकेंड रो में दूसरी एंट्री -3 है, इसका मतलब कि a - 1 -3 के बराबर आया। -1 को इस तरफ ले आएंगे राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा +1, तो -3 + 1 से क्या आता है, -2, इसका मतलब कि हमें a की वैल्यू भी मिल गई। फिर चलते हैं सेकेंड रो की थर्ड एंट्री की तरफ जो कि 0 है, और दूसरे मैट्रिक्स में सेकेंड रो की थर्ड एंट्री 2c + 2 है, इसका मतलब कि 0 बराबर आ जाएगा 2c + 2 के। +2 को हम इस तरफ ले आएंगे ताकि c अकेला रह जाए, तो 2c = -2 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवीजन कर ले तो -2 / 2 से आ जाएगा -1, इसका मतलब कि हमें c की वैल्यू -1 मिली। तो हमें a, c, x, z और y सब की वैल्यूज़ मिल गई है। अब हमें तीसरे रो की तरफ आना है। तो मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी तीसरी रो का पहला एलिमेंट b - 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स में पहली एंट्री क्या है थर्ड रो में, वो 2b + 4, इसका मतलब कि ये b - 3 बराबर आ जाएगा 2b + 4 के। तो हमें b की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये b में राइट साइड पर ले आऊँगा तो वो ये 2b से माइनस हो जाएगा, और +4 को लेफ्ट साइड पर ले आऊँगा तो -3 - 4 हो जाएगा, इसका मतलब कि -3 - 4 = 2b - b आ जाएगा। तो -3 - 4 से -7 आया, और 2b से b माइनस कर लो तो b आ जाएगा। तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बाकी को अगर आप कंपेयर नहीं करते तो भी ठीक है, कंपेयर करें तो -21 के बराबर आ जाएगा, 0 0 के बराबर, इससे हमें मज़ीद कोई हेल्प नहीं मिलती। तो हमें अपनी सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, इन वैल्यूज़ को आप देख सकते हो। हमारे पास लास्ट में मैंने लिखा भी है, तरतीब में लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी, b आया था -7, c आया -1, x -3 के बराबर,
y -5 के बराबर और z 2 के बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर a b c और d। हमें इन चारों की वैल्यूज मालूम करनी है। एक बार फिर से दो मैट्रिसेस बराबर दिए गए हैं जिस तरह के हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में किया। तो पहला काम डायरेक्ट वही काम कर लेंगे कि कंपेयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो पहली एंट्री a प्लस बी है, दूसरे मैट्रिक्स में -1 है तो a प्लस बी -1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह b प्लस 2c 4 के बराबर आ जाएगा, 2c प्लस d 8 के बराबर और 2a माइनस d 0 के बराबर। तो हमें 4 इक्वेशंस मिली। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि हर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है। पहले में a और b दोनों है तो उससे किसी की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, दूसरे से भी नहीं हो सकती, तीसरे से भी और चौथे से भी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसकी सोल्यूशन का कुछ और तरीका होता है। हम ऐसा करेंगे कि इन चारों में से दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी तरफ आते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से होगा क्या, पहला इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू -1 था, दूसरा इक्वेशन था 2c प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करने के का मतलब ये है कि इनमें से हमें किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हो b और b ख़त्म हो सकते हैं अगर हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2c प्लस था वो माइनस हो गया, b प्लस था वो माइनस हो गया, 4 प्लस था तो वो भी माइनस हो गया। तो पहले आ जाएगा a अपनी जगह, फिर मैंने -2c लिखा और ये प्लस b और माइनस b क्या हो जाएंगे, कैंसिल। -1 और -4 जमा कर लो तो वो -5 आता है। तो इससे हमें एक नया इक्वेशन मिल गया जिसमें से कि b ख़त्म हो गया और नया इक्वेशन किसके बराबर है, a - 2c इज इक्वल टू -5। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, फिर 1 और 2 इक्वेशन को तो मैंने सॉल्व कर लिया, उससे हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला। इसी तरह अब कौन से इक्वेशन रह गए, 3 और 4। तो 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हो और इसमें भी आप लोग देख लेंगे कि 3 और 4 में d ख़त्म होगा। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले मैंने इक्वेशन 3 लिखा सॉल्व करने के दौरान और फिर इक्वेशन 4 लिखा। तो आप देख सकते हो कि दोनों में d और -d है। तो अगर हम सिर्फ 8 कर ले, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन से क्या होगा, सबसे पहले d और -d तो कैंसिल हो गए। मैंने सबसे पहले 2a लिखा प्लस 2a, फिर प्लस 2c लिखा और राइट साइड पर जब आपको 8 0 के साथ 8 करना हो तो 8 प्लस 0 से हमारे पास वापस 8 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन नंबर 6 बना। अब फ़ायदा क्या हुआ इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, 1 2 को जो मैंने सॉल्व किया और 3 और 4 को सॉल्व किया। तो दोनों इक्वेशन में जो नए इक्वेशन मिले हैं 5 और 6, तो इसमें a और c है। इक्वेशन 5 में a - 2c - 5 के बराबर, इक्वेशन 6 में 2a + 2c 8 के बराबर। तो अब हमें जो काम करना है वो इस 5 और 6 को सॉल्व कर लेना है। इसमें से या तो a ख़त्म हो जाएगा या c ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। और याद रखें जब 1 की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी सब की वैल्यू बहुत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 5 और 6 को सॉल्व करना है। तो मैंने इक्वेशन 5 लिखा, वो a - 2c इज इक्वल टू -5 है और फिर इक्वेशन 6 लिखा, वो 2a + 2c इज इक्वल टू 8 है। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है 2c और -2c के साइन चेंज है। तो अगर हम इनको 8 कर लेंगे तो -2c + 2c ख़त्म हो जाएंगे, 8 + 2a से 3a आ जाएगा और -5 + 8 से राइट साइड पर 3 आ जाएगा। तो अगर हम 3 से डिवीज़न कर ले तो a की वैल्यू क्या मिली, 3 ख़त्म हो जाएंगे, a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। और जब एक वैल्यू मिल गई है, जो a की वैल्यू मिल गई, तो 1 बाई 1 इनको सारे इक्वेशन में पुट करें जो कि पहले स्टार्ट से जो हमें इक्वेशन थे, 4 इक्वेशन हमें मिले थे। a + b = -1 पहला इक्वेशन था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देने से हमें b मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, a + b = -1 था, a की जगह इसमें मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 + b = -1 रह जाएगा। और इस 1 को आप दूसरी साइड पर ले जाए तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 - 1 किसके बराबर आया, -2 के। इसका मतलब कि हमें b की वैल्यू भी मिल गई। अब जब a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है तो ऐसा कर लेते हैं कि हम आ जाते तीसरे इक्वेशन, मतलब जो बाकी इक्वेशन है उसकी तरफ। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास था b + 2c = 4। तो इस इक्वेशन में अगर हम b पुट कर ले, क्योंकि b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, तो हमारे पास c आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पुट b = -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को मैंने लिख दिया जो कि है b + 2c = 4। इसमें b की जगह -2 पुट हो गया, प्लस 2c अपनी जगह, 4 भी अपनी जगह। ये -2 हम राइट साइड पर ले आए तो ये +2 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2c = 6। और जब 2 से डिवीजन कर लेंगे तो 6/2 से क्या मिलेगा हमें, 3। इसका मतलब कि हमें c की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू चाहिए
डी की वैल्यू कैसे मालूम होगी, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर ले जिनमें से डी हो। तो आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास था 2c + d = 8 और c की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, तो हम c की वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे तो डी भी आ जाएगा और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि पुट c = 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास था 2c + d = 8, तो जब इसमें c की जगह हम 3 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 + d = 8। 2 3 6 आता है, 6 को आप राइट साइड पर ले आए तो ये -6 हो जाएगा, और जब 8 से 6 माइनस हो जाए तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब हमें अपनी सारी वैल्यूज़ मिल गई, a1 था, b-2, c3 और d2। इसका मतलब ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो था उसमें सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ये ख़त्म हो चुका। आप इन पर प्रैक्टिस करें और अपने साथ इसके नोट्स भी बना लें।